प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हो गई है, जिसका आगाज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक संदेश दिया है। वो संदेश ये है कि अगर बढ़ना है तो पढ़ना बहुत जरूरी है। वहीं इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि पहले सिर्फ अपराध ही और अपराध गुंडाई देखने को मिलता था, पर आज के समय में हम लोग रोजगार पर और शिक्षा पर ध्यान देते हैं। और शिक्षा कितना जरूरी है ये हम सब बेहतर जानते हैं कि अगर हमें देश का, प्रदेश का विकास करना है तो इसके लिए हर बच्चे को शिक्षित करना बहुत ही जरूरी है, जिसके लिए हम स्कूल से लेकर उनके अभिभावक तक, उनके पेरेंट्स, उनके टीचर, हर किसी को हम ये लोग गाइड करते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाया जाए, क्योंकि पढ़ेगा बच्चा तो बढ़ेगा इंडिया। तो इस संदेश के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन का समापन किया। मदरसों में धर्म विशेष की शिक्षा दिए जाने को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार, साथ ही साथ केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। पूरे मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 6 हफ्तों में जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने कहा कि क्या यह संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26, 29, 30 का उल्लंघन नहीं है कि जब आप किसी मदरसे को उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से अनुदान दे रहे हैं तो क्या अनुदान देकर किसी भी धर्म विशेष की शिक्षा दी जा सकती है? अगर दी जा सकती है तो ये संविधान का उल्लंघन क्यों नहीं होगा, इस बारे में जवाब दें। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर एक मदरसा शिक्षक ने अपने वेतन संबंधी मामले पर एक याचिका दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा था। सुनवाई करने के बाद हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार दोनों से इस पूरे मामले को लेकर 6 हफ्ते में विस्तृत जवाब देने का कहा है। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग, साथ ही साथ केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के सचिव इस पूरे मामले को लेकर जवाब देंगे, ऐसा हाईकोर्ट का निर्देश है। निश्चित है कि आने वाले समय में कहीं न कहीं मदरसों में दीनी तालीम और साथ ही साथ धर्म विशेष की शिक्षा को लेकर सवाल उठ रहे थे, जिस पर हाईकोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र से जवाब मांग लिया है कि सरकारी अनुदान कैसे किसी धर्म विशेष की शिक्षा दी जा सकती है। मदरसों देश के विकास में रेलवे का काफी महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे में आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को 9वीं वंदे भारत ट्रेन की सौगात देने जा रहे हैं। ये ट्रेन मध्य प्रदेश के भोपाल से दिल्ली तक चलेगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 3 बजे के आसपास इसे रानी कमलापति स्टेशन से हरी झंडी दिखाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्कूली बच्चों से भी बातचीत करते हुए नजर आ सकते हैं। रानी कमलापति स्टेशन की बात करें तो वहां पे सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कर दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इसके अलावा बैरिकेडिंग वहां पे लगाई गई है। तमाम जो रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो उसकी स्पीड जो है वो करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 180 किलोमीटर प्रति घंटा होने वाली है। वंदे भारत ट्रेन अपने आप में तमाम सुख सुविधाओं से लैस है। यात्रियों के लिए एक बेहतर और सुखद जो अनुभव है वो वंदे भारत ट्रेन कराती है। ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश को एक बड़ी सौगात देते हुए नजर आएंगे। उसके बाद वो सीधे मध्य प्रदेश से दिल्ली लौट जाएंगे। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और सबकी निगाहें हैं उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा वोट बैंक ओबीसी वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने के लिए, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने युवाओं और महिलाओं को आगे आके बूथ बूथ जाके स्पष्टीकरण के साथ ही साथ महिलाओं और युवाओं को तर्ज देने के साथ कमान संभालने की हिदायत दी है। वहीं समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव भी रायबरेली में काशीराम की मूर्ति का अनावरण करेंगे और जनसभा को संबोधित करते हुए ओबीसी वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने की कवायद करेंगे। तो बीजेपी ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है और पूरे सप्ताह, ये कहें कि अप्रैल के पहले और दूसरे सप्ताह में गांव-गांव और घर-घर चलो अभियान के तहत ओबीसी वोटरों को अपनी ओर रिझाने की कवायद शुरू कर दी है। देखना यह होगा कि ओबीसी बैंक, जो कि एक निर्णायक साबित होता है, वो किसके पाले में जाता है। उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी अपनी सक्रियता दिखा दी है। यानी कि साफ तौर पे कल बसपा सुप्रीमो मायावती अपने पदाधिकारियों के साथ में एक बड़ी बैठक करेंगी। इस बड़ी बैठक के अंतर्गत जो है निकाय चुनाव में आने वाले आवेदनों पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से निकाय चुनाव की तैयारियां और पार्टियां करती चली आ रही हैं, उसी कड़ी में बसपा सुप्रीमो भी अपनी ही पदाधिकारियों को कुछ नए गाइडलाइन जारी कर सकती है। ऐसे में अपने उम्मीदवारों के चयन को लेकर के लगातार जारी की गई सूची को भी बदल सकती हैं। ऐसे में शाइस्ता परवीन को लेकर के जो कयास लगाई जा रही है, उनका भी टिकट काटने की पूरी तैयारी है, जिसको लेकर के लगातार जो है बसपा सुप्रीमो मायावती ने पहले ही ट्वीट के माध्यम से जानकारी दे दी थी।
अटल बिहारी कान्हा स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से लखनऊ सुपर जॉयंट्स और दिल्ली बीच में पहला आईपीएल मैच खेला जाएगा। इस बीच अगर हम तैयारियों की बात करें तो मेट्रो स्टेशन से लेकर कान्हा स्टेडियम तक बसों का संचालन किया जाएगा और रात्रि करीब 12:30 बजे तक लखनऊ मेट्रो निरंतर चलती रहेगी। कहीं ना कहीं राजधानी में जो दर्शक क्रिकेट मैच का आनंद उठाने के लिए आएंगे उनको असुविधा ना हो, इसलिए मेट्रो से भी लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने अनुबंध किया है। उसके अलावा यातायात व्यवस्था को भी सुचारू रूप से संचालित करने के लिए पहले से ही खाका तैयार किया गया है और साफ तौर पे पार्किंग की विशेष तौर पर व्यवस्था की गई है। खास तौर पर 4 पहिया वाहनों की अगर हम बात करें या 2 पहिया वाहनों की अगर हम बात करें तो जिन वाहनों पर पास लगे होंगे उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था अलग रखी गई। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार जो है यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कलर कोडिंग का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि जिस कार पर ब्लू कलर का पास लगा होगा उसकी पार्किंग की व्यवस्था अलग होगी, जिस पर ग्रीन कलर का पास लगा होगा उसकी व्यवस्था अलग होगी। जिन कारों पर पास नहीं लगे होंगे उनको स्टेडियम की कुछ दूरी पर जो है पार्किंग बनाई गई, वहां पर खड़ी करने की व्यवस्थाएं की गई हैं। तो कहीं ना कहीं आज शाम 7:30 बजे से जब कान्हा स्टेडियम में मैच खेला जाएगा तो उस समय भारी संख्या में दर्शकों के स्टेडियम पहुंचने के जो है अनुमान लगाए जा रहे हैं। जिस तरीके से राजधानी का इस समय मौसम है, अगर यही मौसम शाम को बना रहता है तो कहीं ना कहीं जो होने वाला मैच है वो और भी ज्यादा रोमांचक हो जाएगा। देश को आज 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस मिलने जा रही है, जिसको आज प्रधानमंत्री मोदी भोपाल के रानी कमलावती रेलवे स्टेशन से दोपहर 3 बजे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वहीं आपको बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन ग्वालियर के रास्ते आगरा होते हुए हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के लिए किया जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस मध्य प्रदेश को मिलने वाली पहली हाई स्पीड ट्रेन है। यह भोपाल से हजरत निजामुद्दीन लगभग 7 घंटे 30 मिनट में पूरा करेगी। ट्रेन का संचालन शनिवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन किया जाएगा। झांसी के रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पर आज वंदे भारत एक्सप्रेस शाम को लगभग 6:30 पर पहुंचेगी, जिसको लेकर रेलवे के द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अब सत्ताधारी विधायक को धरने पर बैठना पड़ रहा है। जी हाँ, ये मामला पूरा सलोन थाना क्षेत्र के जगतपुर मार्ग का है, जहां पर विधायक को जानकारी मिलती है कि अवैध कब्जेदार एक पीड़ित की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, जिस पर विधायक बीजेपी के विधायक अशोक कोरी जो प्रशासन है और पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को इसकी पूरी जानकारी देते हैं। लेकिन देर शाम हो जाने तक जब उस पीड़ित की ज़मीन पर कोई अधिकारी नहीं पहुंचते तो विधायक खुद वहां पहुंचकर धरने पर बैठ जाते हैं। धरने बैठने के बाद जिला प्रशासन का हाथ पैर फूल जाता है और आनन फानन पर वहां पर सीओ सलोन और एसडीएम सलोन मौके पर पहुंचते हैं और बहुत मान मनोबल करने के बाद विधायक जी को समझाते हैं और विरोधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हैं। इससे सजग अंदाजा लगाया जा सकता है कि रायबरेली का जिला प्रशासन कितना निष्क्रिय हो गया है, जहां अवैध कब्जेदार कब्जा कर रहे हैं और सत्ताधारी विधायक उस पर जानकारी दे रहा है, लेकिन वो अधिकारी वहां मौके पर नहीं पहुंच रहे हैं। फिलहाल विधायक के द्वारा धरने पर पहुंचकर जिस तरह कार्रवाई करवाई गई है, अगर हर जगह इस तरह कार्रवाई कराई जाए तो कहीं ना कहीं से जो जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं उस पर काम हो सकता है। महंगाई की मार झेल रही आम जनता की जेब पर अब और ज्यादा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, आज से टोल की नई कीमतें लागू हो गई हैं। नेशनल हाईवे पर इस वक्त हम मौजूद हैं, तो वहीं पर यहाँ पर जो आम जनता है जो पहले टोल के 155 रुपये देती थी, अब 155 की जगह 165 रुपये लाइट व्हीकल्स के उनको देने होंगे। तो देखिए किस तरीके से जनता परेशान है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से टोल के रेट्स बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, उससे आम जनता लगातार त्रस्त होती हुई नजर आ रही है। जो जनता है उनकी जेब पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं टोल के दामों में आज से जो बढ़ोतरी देखी गई है तो 10% की बढ़ोतरी देखी गई है। सभी जनता इससे परेशान है क्योंकि लगातार महंगाई अपने जो चरम पर सीमा पर है और लोग जो हैं उनकी जो सैलरी है वो बढ़ती हुई नजर नहीं आती, लेकिन खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं। यूपी के बुलंदशहर में नगर पंचायत के वार्ड नंबर 6 के निवासियों ने वोट ना देने का आविष्कार का बोर्ड लगाया है। मामला जनपद बुलंदशहर की नगर पंचायत बुगरासी के तकियावाला मोहल्ले के वार्ड नंबर 6 का है, जहां लोगों ने बताया है कि हम 5 साल से लगातार
चेयरमैन और वार्ड मेंबर के सदस्य, वार्ड नंबर के सदस्य को कई बार लिखित में शिकायत कर चुके हैं और शिकायत में उन्होंने बताया कि गंदे पानी में ही होकर हमें गुजरना पड़ता है। कई बार शिकायत करने के बाद नगर पंचायत के अधिकारियों ने कोई भी कार्रवाई नहीं करी है। आखिरकार उन्होंने 2023 में होने वाले चुनाव नगर पंचायत को लेकर वार्ड मेंबर और चेयरमैन को वोट ना देने की उन्होंने वीडियो वायरल करा है। वीडियो में आप देख सकते हैं तख्ती में लिख रहा है कि वोट नहीं, विकास नहीं तो वोट नहीं। नगर पंचायत के चुनाव में आविष्कार का घोषणा की है। अब देखना होगा कि न्यूज़ वन इंडिया उन वार्ड मेंबरों की आवाज़ को चला रहा है। अब देखना होगा कि वार्ड की समस्या कब तक दूर होती है। हालांकि उन्होंने ये भी बताया है कि कई बार हमने अधिशासी अधिकारी को लिखित में शिकायत करी, परंतु हमारी शिकायत पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। मजबूरी में होकर ये वीडियो हमने वायरल करा। शहर को स्मार्ट सिटी व सेफ सिटी बनाने के लिए 148 पॉइंट में करीब 650 कैमरे लगाए गए थे, जिससे कि अपराधियों व अनैतिक कार्य करने वालों पर इस 30 कैमरों से नज़र रखी जा सके, जिसका लाभ भी 3 जून के दंगे में देखने को मिला। इन सीसीटीवी कैमरों से 50 अपराधियों को चिन्हित कर उन पर कानूनी कार्रवाई करते हुए मुकदमा लिखा गया और उन्हें जेल भेजा गया था। लेकिन इन दिनों कानपुर में हो रही मेट्रो खुदाई के कारण 20 पॉइंट से उनके 100 से ज़्यादा कैमरे खराब हो चुके हैं। उन कैमरों के खराब होने की वजह से अपराधियों व अनैतिक कार्यों करने वालों पर नज़र नहीं रखी जा पा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं ज्वाइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने मेट्रो के कर्मचारियों, अधिकारियों व विभाग के कर्मचारियों में सामंजस्य बैठाने को लेकर एक बैठक करेंगे और उन सभी कर्मचारियों को दिशा निर्देशित करेंगे कि आगामी कभी भी खुदाई होगी, चाहे सीवर खुदाई हो, कोई भी खुदाई होगी, तो उसके लिए अनुमति के साथ विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों को जानकारी भी देंगे, जिससे कि सीसीटीवी कैमरों के जो बिछे तार हैं वो ना कट सके और जो सीसीटीवी कैमरे का लाभ है वह मिल सके। इन सभी टूटे जो तार जिनकी वजह से कैमरे खराब है उनको कंट्रोल रूम से जोड़ा जा सके और शहर को जयपुरिया स्कूल के मामले को लेकर न्यूज़ वन इंडिया प्रमुखता से लगातार खबर चला रहा है। गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर शिक्षा विभाग क्यों मेहरबान है, ये सवालों के घेरे में ज़रूर खड़ा करता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर बीईओ जो ब्लॉक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं, वो जो शहर की प्रियंका सिंह है, वो पहुंची जांच करने जयपुरिया स्कूल। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह संचालक के साथ बैठकर चाय की चुस्कियाँ ले रही हैं। और वहाँ से निकलने के बाद उन्होंने जो मीडिया को बयान दिया उसमें भी कई जगह गोलमाल दिखाई देता है। उन्होंने साफ तौर पर यह कबूला कि 2019 से लगातार अब 4 वर्ष बीत चुके हैं, स्कूल चल रहा है, लेकिन उस पर दंडात्मक कार्रवाई न करते हुए और ये ज़रूर बताया है कि मेरे ही द्वारा उस चीज़ को पास किया गया, वो आगे गया है। शायद अब शिक्षा विभाग इसको मान्यता दे दे तो खुला खेल किताबी है और खाओ कमाओ नीति के आगे सब जायज़ है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले पर अगर शिक्षा विभाग चाहता तो वित्तीय वर्ष मार्च में करीब करोड़ों रुपए का राजस्व इकट्ठा करके शिक्षा विभाग को पहले स्थान पर ला सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। अब इस पर जिलाधिकारी कितना गंभीर होती है और क्या कार्रवाई करती है, ये तो आने वाला समय तक। हम लोग उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में खड़े हैं और इस टाइम तहसील परिसर में, जहां पर संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में इसकी अध्यक्षता सदर एसडीएम और इसके अलावा यहाँ पर तहसीलदार और सीओ अशमूली मौजूद हैं। फिलहाल जिस तरह से योगी सरकार की मंशा है कि जो भी फरियादी आए उसकी फरियाद सुनी जाए। अब तक लगभग 40 एप्लीकेशन यहाँ आ चुकी है, जिसमें कि राजस्व, परिवार विवाद, जमीनी विवाद, बिजली विभाग और इसके अलावा कई ऐसे विभाग हैं जिनकी शिकायतें यहाँ की गई हैं। फिलहाल जो अधीनस्थ अधिकारी हैं वो लोग यहाँ मौजूद हैं और तुरंत उसकी कार्रवाई की जा रही है। करीब 10 ऐसी एप्लीकेशन है जिनका निस्तारण अभी हाथ किया गया है। लगातार सरकार की मंशा है कि जो भी फरियादी वक्त पर पहुंचे उसका तुरंत एक्शन लिया जाए और उसके लगातार यहाँ पर तहसील जो परिसर है उसमें चक्कर ना काटने पड़े। फिलहाल देखा गया है कि जिस तरह से संपूर्ण समाधान